बच्चों मान लीजिए कोई एक व्हीकल, कोई एक गाड़ी, यहाँ कोई इस तरह का हेमीस्फेरिकल सरफेस है, उसके ऊपर यूं चल रही है। तो इसमें सवाल ये आता है कब नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा, कब घटेगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, कहाँ पे खतरा ज़्यादा होगा गाड़ी के पलटने का या सरफेस के लीप करने का। बच्चों इस तरह के सवाल आते हैं। तो आइए ज़रा एनालाइज करते हैं। जब गाड़ी ऐसे वाले सरफेस पे जाएगी तो ये कर्व पाथ पे जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, और सर्कुलर पाथ पे जाने की वजह से इसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन अगर होगा तो इसे सेंट्रीपेटल फोर्स की आवश्यकता होगी, और सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा किधर होगा बच्चों? सेंटर की ओर। मान लीजिए ये गाड़ी, ये व्हीकल कभी यहाँ पॉइंट P पर है, कभी B पर होगा, कभी C पर होगा। यहाँ मान लीजिए पॉइंट P पर है। उस समय हम देखते क्या कहानी है। उस समय हमारे पास mg डाउनवर्ड है। सरफेस के द्वारा गाड़ी के ऊपर लगाया जाने वाला नॉर्मल फोर्स NP सरफेस के अपवर्ड है। mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा यहाँ है और एक कंपोनेंट mg sin थीटा यहाँ है। बच्चों mg का एक कंपोनेंट जो mg cos थीटा यहाँ है, देखिए नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा माइनस नॉर्मल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स सेंट्रीपेटल वाला इधर आएगा, mg cos थीटा माइनस ऑफ नॉर्मल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये हमारा जो mg sin थीटा है ये यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स का काम करेगा जो कि वेरिएबल होगा। अब देखिए यहाँ पर mg cos थीटा माइनस ऑफ np इक्वल टू mvp स्क्वायर अपान r। अब यहाँ से मुझे क्या मिला? np इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mvp स्क्वायर बाई r। अब बच्चों यहाँ देखिए, कुछ भी करके अगर उस व्हीकल के स्पीड को मेंटेन रखा जाए, व्हीकल के स्पीड को मेंटेन रखा जाए, तो स्पीड को मेंटेन रखने का मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रखा जाए देन व्हाट विल हैपन? अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो पूरा ये ब्रैकेट जो बना हुआ है बच्चों, ये पूरा ब्रैकेट जो यहाँ बना हुआ है ये कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन है। अच्छा, यहाँ के अंदर बच्चों अब अगर मैं cos थीटा को बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली np की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये कांस्टेंट है। cos थीटा को मैं बढ़ाऊंगा बच्चों तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। तो cos थीटा जो बढ़ेगा नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा, सीधा सा यहाँ रिलेशन हो गया। cos थीटा तब बढ़ता है बच्चों जब थीटा कम होता है, थीटा डिक्रीज करता है। थीटा डिक्रीज करे तो cos थीटा का इंक्रीज करना नॉर्मल फोर्स का बढ़ना, उसी को दूसरे तरह से लिख सकते हैं, थीटा का डिक्रीज करना। cos थीटा इंक्रीज मीन्स थीटा डिक्रीज करना, उस केस में नॉर्मल फोर्स का क्या होगा? इंक्रीज करना होगा। बच्चों नॉर्मल फोर्स इंक्रीज हो रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ, जरा एनालाइज करें सिचुएशन। पॉइंट ए से गाड़ी चली, पॉइंट पी से होते हुए, बी से होते हुए पॉइंट सी तक जा रही है, ए बी सी। ज्यों बच्चों ये गाड़ी ऊपर की ओर बढ़ेगी थीटा कम होता जाएगा। थीटा जितना कम होता जाएगा नॉर्मल फोर्स बढ़ता जाएगा, और सबसे ज़्यादा नॉर्मल फोर्स अगर कहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पर। यानी यहाँ सबसे सेफ है गाड़ी, सरफेस के कांटेक्ट को ये लीव कम से कम करने की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स अच्छा खासा उस पर लग रहा है, कांटेक्ट छोड़ने की पॉसिबिलिटी कम होगी। लेकिन ज्यों सरफेस के इधर जाएगा ये व्हीकल, उसमें क्या होगा? थीटा, आप थीटा ऐसे मेजर करिए, यहाँ से थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, और थीटा की वैल्यू बढ़ते जाने की वजह से नॉर्मल फोर्स कम होता जाएगा। नॉर्मल फोर्स कहीं इतना ना कम हो जाए कि नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो रास्ते में ही सरफेस के कांटेक्ट को गाड़ी छोड़ सकती है, इस बात का ध्यान रहे। तो बच्चों यहाँ पर यही पूछा जाता है नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा घटेगा? आप कहोगे पहले यहाँ से चला, नॉर्मल फोर्स पहले बढ़ेगा देन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मान लीजिए बच्चों एक कोई इस तरह का हेमी स्फेरिकल सरफेस हो, ये वाला कॉन्वेक्स साइड है इसका, यहाँ पर इसके टॉप पर एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है, आराम से रेस्ट में ये है, पॉइंट ये इसको मान लेते हैं। बच्चों क्या किया गया? इस ब्लॉक को हल्का सा डिस्टर्ब कर दिए। अगर ये सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, तो ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करना शुरू करेगा। सवाल ये आता है कि कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर ये ब्लॉक जा करके सरफेस के कांटेक्ट को लीव कर देगा, छोड़ देगा। ये सवाल यहाँ के अंदर आता है, तो समझिएगा ध्यान से।
यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट P कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट को लीव करेगा, छोड़ेगा, तो अगर ऐसा होगा कभी, जहाँ भी ऐसा होगा वहाँ नॉर्मल फोर्स की वैल्यू सरफेस के द्वारा जो ब्लॉक पर लगाया जा रहा है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मैंने आपको बताया ये बात, नॉर्मल फोर्स अगर 0 हो गया तो कांटेक्ट ब्लॉक का सरफेस से ऑब्वियसली छूट जाएगा। तो यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, ये बॉडी नो डाउट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इनवर्ड ऐसे अंदर की ओर लग रहा होगा एज ए सेंट्रीपेटल फोर्स इस डायरेक्शन में। बच्चों सेंट्रीपेटल फोर्स यूं लग रहा होगा और टेंजेंशियल फोर्स mg साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। हमने यहाँ के एंगल को थीटा लिया है, mg डाउनवर्ड लग रहा है, नॉर्मल फोर्स सरफेस के द्वारा परपेंडिकुलर आउटवर्ड लगाया जा रहा है। mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट mg कॉस थीटा। सेंट्रीपेटल फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू अगर देखें तो क्या है, mg कॉस थीटा माइनस हाफ np दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, mg कॉस थीटा माइनस हाफ np दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स एट point P which is equal to mvp square by r, and again we can find out np will be equal to mg cos theta minus of mvp square upon r। अब हम लोगों को यहाँ पर बच्चों ये पता करना है कि नॉर्मल फोर्स कहाँ 0 होगा। सबसे पहली बात, यहाँ कांटेक्ट को लीव करने के लिए, फॉर लीविंग द कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। तो ये वाले इक्वेशन में नॉर्मल फोर्स के स्थान पे मैंने क्या रख दिया, 0, और इसको सॉल्व किया, mg cos थीटा माइनस mvp स्क्वायर अपॉन r, ये बन के आ गया mg cos थीटा इक्वल टू mvp स्क्वायर अपॉन r। बच्चों यहाँ से यम दोनों साइड से हम कैंसिल कर सकते हैं, चलो इसको हटा देते हैं, दोनों साइड से यम को मैंने कैंसिल कर दिया, हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब आइए यहाँ और यहाँ के बीच, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग सकता है। हम लगाएंगे फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पर होगी वही पॉइंट पी पर होगी। तो पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर बच्चों इसको रेफरेंस लेवल में मानता हूँ तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgr, ठीक है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहाँ प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ। इस पर्टिकुलर पोजीशन P पर काइनेटिक एनर्जी हमारा होगा हाफ mvp स्क्वायर और इस पर्टिकुलर पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, m कैंसिल कर दें और इसी इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई करेंगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। हटाने के बाद m हमने हटा दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, तो क्या हो जाएगा 2gr इक्वल टू वीपी स्क्वायर प्लस आप 2gh। इस तरह से बच्चों आ गए, वीपी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, कुछ इस प्रकार से आ गया 2g ब्रैकेट के अंदर हो गया r माइनस h। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल करते हैं जो यहाँ के अंदर बना हुआ था g cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू बच्चों इस ट्राइंगल में आप लोग देख लो, cos थीटा की वैल्यू होगी दिस बाई दिस, दिस का मतलब h बाई दिस का मतलब r। cos थीटा के जगह मैंने रख दिया h बाई r इक्वल टू हो जाएगा वीपी स्क्वायर, और वीपी स्क्वायर बाई आर। वीपी स्क्वायर की वैल्यू ये चमक रहा है 2 टाइम्स ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस एच अपॉन आर। यहाँ से बच्चों काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाएगा, आर से आर दोनों साइड से कैंसिल, जी से जी दोनों साइड से कैंसिल, बचेगा यहाँ पर एच इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एच। बच्चों स्मॉल एच यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 2/3r। 2/3r ऐसा हाइट होगा यहाँ से बच्चों जिसके ऊपर यहाँ ये स्लाइड करने वाला ब्लॉक कॉन्टैक्ट को जस्ट छोड़ देगा। यहाँ के अंदर बच्चों कभी कभी ये वाली दूरी आपसे पूछी जाती है, सपोज करिए x है, अगर इतना पूरा r है, x प्लस एच इक्वल टू आर और h इक्वल टू इतना है, तो अगर x की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आ जाएगा 1/3r, इसको निकाल सकते हैं। यहाँ के अंदर बच्चों ये वाली वैल्यू की टॉप से कितने वर्टिकल डिस्टेंस पर कांटेक्ट को छोड़ेगा, रिजल्ट आएगा 1/3r। ठीक है बच्चों। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, यही सवाल ऐसे देगा कि हमने हेमी स्फेरिकल ट्रैक बनाया है, मान लीजिए पूरा का पूरा स्फेरिकल ट्रैक बना के दे दे और आपसे पूछे जैसे मान लो इस तरह का ट्रैक बना दिया और यहाँ के रेस्पेक्ट में पूछे, तो बच्चों यहाँ से हेमी स्फेयर के रेस्पेक्ट में यहाँ से जो ये हाइट था वो था 2/3r, और अगर यहाँ के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो r उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। r प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5r/3।
ठीक है बच्चों। तो फिलहाल जैसा जहाँ क्वेश्चन दिखेगा उसके हिसाब से हम लोगों को निर्णय लेना है। बच्चों मान लीजिए 3 ऐसे सिचुएशन, एक सरफेस हमारा बिल्कुल प्लेन है जैसे कि प्लेन रोड हो, दूसरा सरफेस कॉन्केव है लाइक दिस, और तीसरा सरफेस कॉन्वेक्स है। इन तीनों के ऊपर कोई व्हीकल चल रहा है बच्चों, कोई गाड़ी मोटर चल रही है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस तरह से अगर 3 ब्रिजेज हों, एक ब्रिज बिल्कुल फ्लैट हो, एक ब्रिज कॉन्केव हो और अगला कॉन्वेक्स हो, तो कौन से ब्रिज के ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, कौन सा जल्दी टूट जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इस पर सवाल आता है। ज़रा देखें इसको बच्चों। यहाँ पर फ्लैट वाले सरफेस के लिए या फ्लैट वाले ब्रिज के लिए बिल्कुल जो प्लेन है वहाँ कोई सर्कुलर मोशन टाइप चीज़ नहीं है, और ये वर्टिकल के अलांग नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। वर्टिकल के अलांग नेट फोर्स की वैल्यू 0 होने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल फोर्स शुड बी बैलेंस्ड बाय mg। तो हमारा एक इक्वेशन यहाँ बना, नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg। यहाँ देखें बच्चों, ये सरफेस हमारा कॉन्केव है। ये गाड़ी जब यहाँ से गुजर रही थी तो सर्कुलर पाथ पे जा रही थी, तो सर्कुलर पाथ पे जा रही थी मीन्स सेंट्रीपेटल फोर्स अंदर की ओर लगा होगा, और सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू आएगी नॉर्मल माइनस mg। नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ के अंदर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो गई बच्चों mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ देखें, यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, एक कोई गाड़ी है इस तरह से इसके सरफेस पर जा रही है, ये सरफेस हमारा कैसा है, कॉन्वेक्स है। यहाँ के अंदर बच्चों हमसे पूछा जाए तो देखिए क्या है कि ये कॉन्वेक्स सरफेस पर जब जा रही तो सर्कुलर मोशन कर रही है, सेंट्रीपेटल फोर्स इनवर्ड यूँ आएगा जो कि mg माइनस ऑफ नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा। mg माइनस ऑफ नॉर्मल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, और यहाँ के अंदर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू मिलेगी mg माइनस ऑफ mv स्क्वायर अपॉन r। बच्चों आप क्या देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा नॉर्मल फोर्स की डिमांड कौन वाले सरफेस पर है, इस तरह वाले ब्रिज पर है जो इस तरह झुका हुआ ब्रिज है। तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल फोर्स का डिमांड यहाँ हो रहा है, और नॉर्मल फोर्स की पूर्ति कौन करता है, सरफेस करता है। इसका मतलब अगर इस डिमांड को ये पूरा नहीं कर पाया तो ये टूट जाएगा। वहीं पर यहाँ mg प्लस mv स्क्वायर अपान आर है और यहाँ mg माइनस mv स्क्वायर अपान आर है, यानी कि ब्रिज के कम से कम टूटने की पॉसिबिलिटी अगर होगी तो इसकी, क्योंकि यहाँ नॉर्मल फोर्स का डिमांड कम हो गया है, जबकि यहाँ देखें नॉर्मल फोर्स का डिमांड केवल mg के बराबर है। तो फिलहाल सबसे फेज ब्रिज के सबसे सेफ, माफ करिएगा, सबसे सेफ ब्रिज के टूटने या ना टूटने के सिचुएशन के हिसाब से सबसे सेफ ब्रिज ये है। यहाँ ब्रिज के टूटने की पॉसिबिलिटी कम से कम होगी क्योंकि नॉर्मल फोर्स का डिमांड कम से कम है, और यहाँ ब्रिज के टूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ ब्रिज के टूटने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। पुराने ज़माने में ऐसे ब्रिजेज हुआ करते थे जो कि बहुत जल्दी जर्जर हो जाते थे और टूट जाते थे। बच्चों इसका कारण यही है क्योंकि नॉर्मल फोर्स यहाँ ब्रिज को बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता था, ब्रिज बेचारा मेहनत करता था, नॉर्मल फोर्स लगाता था, लगाने में सफल नहीं हो पाया तो टूट जाता था। यहाँ के अंदर इस तरह का सिचुएशन बनता है। और साथ ही साथ ये भी देखिए वेलोसिटी, गाड़ी जब चल रही तो वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा, मान लीजिए 40 की स्पीड से चल रही है और जो भी नॉर्मल फोर्स का डिमांड होगा हो रहा होगा, यहाँ के अंदर बच्चों मान लेते 40 के बजाय 80 की स्पीड से चलने लगे, नॉर्मल फोर्स का डिमांड जो होगा ये वाली वैल्यू केवल 4 गुनी हो जाएगी प्लस दिस, यानी 4 गुने से ज़्यादा डिमांड यहाँ पर होने लगेगा। तो बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, ब्रिज के टूटने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है। और रहा सवाल रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा ये वाली वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी और नॉर्मल फोर्स उतना ज़्यादा चाहिए होगा। तो ध्यान रहे, ऐसे सवाल एक्सपेक्टेड हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, ये चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। मान लीजिए बच्चों एक थ्रेड में एक स्ट्रिंग में मासलेस जैसा होगा, बड़ा हल्का सा स्ट्रिंग लें और उसमें एक ब्लॉक बांध करके उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाएं। तो बच्चों इस तरह से कोनिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाता हुआ ये सिस्टम चलेगा।
इस तरह से कोनिकल पाथ बनाता हुआ पूरा का पूरा देखें चलेगा। और ये जो ब्लॉक होगा ये बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। दिस सर्कुलर मोशन विच विल हैपन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइक दिस, समझ गए होंगे। यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, सवाल आता है कि रस्सी में टेंशन कितना होगा, सवाल आता है कि यहाँ के अंदर बताइए वर्टिकल से इक्विलिब्रियम में वर्टिकल से जो झुकाव होगा, जो इंक्लिनेशन होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जरा देखिए ऐसे सिचुएशन में जब ये बॉडी जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ L है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो बच्चों ये जब सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो नो डाउट सर्कुलर मोशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स लगना चाहिए और सेंट्रीपेटल फोर्स का डिमांड यहाँ देखिए mg डाउनवर्ड लगा, टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स इस ब्लॉक पर लगा और टेंशन फोर्स का जो वैल्यू है T, बच्चों उसका एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, अगर ये एंगल थीटा तो यहाँ भी थीटा होगा, ये हो गया टी कॉस थीटा, इधर हो गया टी साइन थीटा। ये टी साइन थीटा क्या करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स के डिमांड को पूरा करेगा। मैंने यहाँ लिखा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में टी साइन थीटा विल फुलफिल दी डिमांड ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। एंड व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा विल बैलेंस्ड बाई mg and that is why here written t cos theta is equal to mg. If we divide these two equations sin theta upon cos theta, then we get tan theta, and tan theta will be equal to v square upon rg. After being divided, m will be cancelled out and the remaining portion will be here v square upon rg, and in this way theta will be here tan inverse v square upon rg. बच्चों इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अच्छा, तो यहाँ से थीटा वर्टिकल से कितना झुकाव होगा इक्विलिब्रियम में हम लोग निकाल लेंगे। जब भी कोई न्यूमेरिकल हमारे सामने होगा, v की कुछ वैल्यू रहेगी, r की कुछ वैल्यू रहेगी, g की वैल्यू दी रहेगी या नहीं भी दी रहे तो हम मान लेंगे 9.8 या 10 और वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ के अंदर बच्चों टेंशन फोर्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होगा, और इधर से आगे जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर, mg का स्क्वायर। बच्चों टी की वैल्यू हो जाएगी इस टोटल का स्क्वायर रूट। यहाँ के अंदर बच्चों ये आ गया टेंशन फोर्स की वैल्यू जो आपके सामने मैंने लिखा है। तो टेंशन फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया और हमने कैलकुलेट कर लिया वर्टिकल से कितना इंक्लिनेशन होगा। अच्छा, इसी तरह के प्रॉब्लम में एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि सर बताइए यहाँ अगर पॉइंट ओ के अबाउट, पॉइंट ओ मीन्स जो हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ है उसका जो सेंटर है उसके अबाउट में देखूं तो ये मोशन कैसा होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में मोशन हमारा बच्चों यूसीएम होगा। यहाँ पर अगर पॉइंट ओ यानी हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन की बात करूं तो हॉरिजेंटल प्लेन में जो सर्कुलर मोशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा वो बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ केवल सेंट्रीपेटल फोर्स है, जो पाथ हॉरिजेंटल है उसके टेंजेंशियल कोई भी फोर्स नहीं है, तो यूसीएम हो गया। यानी पॉइंट ओ के अबाउट अगर पूछा जाए कि इस बॉडी का, इस ब्लॉक का आप बताइए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, रिजल्ट आएगा या जवाब मिलेगा सर कांस्टेंट होगा। सेंटर ऑफ हॉरिजेंटल सर्किल के अबाउट जो इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी होगा कांस्टेंट होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा जीरो होगा। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यही सवाल अगर यहाँ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसको बच्चों नाम दिया जाता है, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन हमसे पूछा जाए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट बताइए क्या कहानी होगी। अगर बच्चों हमसे सवाल ये किया जाए कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहाँ से लटकाया गया थ्रेड को, वहाँ के अबाउट इस ब्लॉक का बताइए जो हॉरिजॉन्टल में सर्कुलर मोशन कर रहा है, बताइए टार्क क्या जीरो होगा। नहीं सर, टार्क जीरो नहीं होगा। दो फोर्स लग रहे हैं T एंड mg। T की वजह से तो टार्क जीरो होगा क्योंकि T वहीं, T का लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से क्रॉस हो रहा है, दैट इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन।
लेकिन mg का लाइन ऑफ एक्शन यूं जा रहा है। बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी mg के लाइन ऑफ एक्शन का आएगा वो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट अगर पूछा जाए टॉर्क क्या होगा, फिलहाल जो भी होगा जीरो नहीं होगा। आपसे अगर पूछा जाए यहाँ सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो सेंटर के अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम बच्चों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट होगा। मतलब सीधे शब्दों में हम कहेंगे सेंटर के अबाउट यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। लेकिन अगर यहाँ के अबाउट पूछा जाए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। होगा क्या, एंगुलर मोमेंटम का केवल और केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन यहाँ वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, प्रॉपर क्लास में मैंने डिटेल बताया है। फिलहाल आप इतना याद रखिए, सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट कंजर्व नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, डायरेक्शन कंजर्व नहीं होगा कि मैग्नीट्यूड कंजर्व नहीं होगा। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट बच्चों मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट बना रहेगा, लेकिन डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहेगी एंगुलर मोमेंटम की। आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। मान लीजिए बच्चों कोई लाइट व्हीकल का मतलब जैसे कोई कार हो छोटी सी, जैसे ऑटो हो, छोटी सी व्हीकल है, वो किसी कर्व रोड पे ऐसे जा रहा हो, कहीं टर्न हो रोड में और जा रहा हो, तो थोड़ी ही देर के लिए सही वो कौन से पाथ पे चलेगा, सर्कुलर पाथ पे। और सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो सर्कुलर मोशन करने के लिए उसे सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होगा, और सेंट्रीपेटल फोर्स का डिमांड यहाँ कौन पूरा करेगा। बच्चों यहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स का डिमांड जो पूरा होता है लाइट व्हीकल के केस में, फ्लैट रोड के केस में सेंट्रीपेटल फोर्स का डिमांड पूरा किया जाता फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, जो टायर और रोड के बीच में लग रहा होता है, इसी के द्वारा ये पूरा किया जाता है। तो सीधे सीधे यहाँ आपको याद रखना है, रिवीजन क्लास है, डिटेल मैंने प्रॉपर क्लास में आपको बताया। यहाँ मेन पॉइंट याद रखिए कि ऐसे केस में सेंट्रीपेटल फोर्स के डिमांड को फुलफिल करता कौन, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा ये चीज पूरा किया जाता है। रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड। सेफ मोशन होने के लिए क्या जरूरी है, सेफ मोशन होने के लिए जरूरी है कि यहाँ के अंदर बच्चों एफसी की वैल्यू जो हो एफएस मैक्स से कम हो या उसके बराबर हो, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स लेस और इक्वल टू एफएस मैक्स हो। ऐसे केस में बच्चों एफसी के जगह मैं लिखूंगा mv²/r और एफएस मैक्स की जगह मैं लिखूंगा म्यू इंटू एन, और एन के केस में फ्लैट रोड है एम जी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास आ जाएगा एम कैंसिल हो गया, आर को मैं इधर पहुंचा दूंगा, वी शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू एस इंटू आर जी, एंड देयरफॉर इन दिस way we can find out V max, maximum possible velocity for safe motion will be this much। स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा, म्यू एस इंटू आर जी। म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, R is the radius of curvature and G is the gravitational acceleration। यहाँ के अंदर बच्चों मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है, इससे ज़्यादा अगर आप वेलोसिटी बढ़ा दिए कार की तो क्या होगा, उस फ्रिक्शन फोर्स के डिमांड को अगर यहाँ पूरा नहीं कर पाया टायर और रोड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, उस सेंट्रीपेटल फोर्स के डिमांड को अगर पूरा नहीं कर पाया तो ये सर्कुलर पाथ पे टर्न ही नहीं कर पाएगा, ये स्लाइड करते हुए स्किड करते हुए रोड से बाहर निकल जाएगा, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। बच्चों इस बार हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए जिस व्हीकल को हम कर्व रोड पे चलने की बात कर रहे हैं वह व्हीकल एक ट्रक हो, लोड से लदा हुआ एक ट्रक हो, मतलब भारी व्हीकल हो, हेवी व्हीकल हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, हेवी व्हीकल के केस में बच्चों ये होगा कि जो अभी तक फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के डिमांड को पूरा कर ले जा रहा था, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स इन द सेंस mv²/r, अगर बच्चों यहाँ के अंदर क्या हुआ, मास को बहुत ज़्यादा कर दिया गया तो सेंट्रीपेटल फोर्स ज़्यादा चाहिए होगा, ट्रक बहुत ज़्यादा वजन का हो गया, ट्रेन बहुत ज़्यादा वजन का हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत ज़्यादा सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कैसे करा पाएँ, तो पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि सेंट्रीपेटल फोर्स का डिमांड कम से कम हो,
उसके लिए सेंट्रीपेटल फोर्स का डिमांड कम से कम हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ा दिया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ा दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर कहीं पर ट्रेन कहीं पर टर्न लेती है तो टर्न बहुत ज़्यादा दूर में उसको दिया जाता है, क्योंकि वह एक हेवी व्हीकल है। अगर उसको ऑन द स्पॉट टर्न दे दिए तो टर्न ऑन द स्पॉट दिए मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने कम कर दिया, सेंट्रीपेटल फोर्स का डिमांड बढ़ गया, इतना डिमांड वहां से पूरा नहीं हो सकता, ट्रेन पलट सकती है। तो बच्चों इसलिए ऐसे केस में पहला उपाय तो ये किया जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ा दिया जाए ताकि सेंट्रीपेटल फोर्स का डिमांड कम से कम हो। दूसरी जो सेफ्टी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे स्थान पे वेलोसिटी को घटा दीजिए। वेलोसिटी को जितना कम करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स का डिमांड उतना कम होगा, और मास तो आप बदल नहीं सकते। चलिए अब यहाँ के अंदर बच्चों हम बात करते हैं कि इसके लिए और क्या उपाय किया गया। इस तरह के सिचुएशन में बच्चों हेवी व्हीकल के केस में जो हमारा रोड ऐसे फ्लैट होता था उसको थोड़ा सा इस तरह से जिधर मोड़ है, सपोज हमारे सामने यूं मोड़ है तो रोड को यूं, ये रोड फ्लैट था, इस पे मोड़ ऐसे है तो इस रोड को ऐसे थोड़ा सा झुका दिया जाता है। उसका कारण ये है, ऐसा करने पर मैंने प्रॉपर क्लास में पूरा डायग्राम बना के एक एक बात आपको समझाया है, रिवीजन है तो यहाँ टू दी पॉइंट चीज़ें हम देख रहे हैं। बच्चों ऐसा करने पर क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल फोर्स इस रोड के द्वारा इस गाड़ी पे लगाया जा रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुख्यतया सेंट्रीपेटल फोर्स के डिमांड को पूरा कर रहा होगा। और यहाँ के अंदर बच्चों ये रोड को झुका देने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। देखिए यही चीज मैंने लिखा है, इन दिस सिचुएशन इन दिस केस रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये लोड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स द रोड इज समव्हाट बैंक का मतलब इंक्लाइन कर देना, इन दी कर्व साइड जिधर कर्व है उधर के साइड में थोड़ा सा इसको झुका दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। बच्चों ये जो मैंने बताया ना, ये रोड ऐसे होगा, ऐसे ये रोड जो है ऐसे गया है। ये आप गाड़ी का केवल हेडलाइट देख पाओगे या बैक लाइट देख पाओगे, गाड़ी यूं जा रहा होगा यूं आ रहा होगा। यहाँ के अंदर पूरा डायग्राम तो मैंने प्रॉपर क्लास में आपको बना के समझाया था, फिलहाल यहाँ सीधे सीधे देख लीजिए। पूछा जाता है बैंकिंग एंगल कितना होगा। बच्चों बैंकिंग एंगल निकालने के लिए आप ये वाले इक्वेशन का सहारा लेंगे, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, या यहाँ के अंदर कह सकते हो tan थीटा एच बाई डी। एच इज द कितना रोड को उठाया गया, जो रोड पहले ऐसे था फ्लैट उसको कितना बैंक किया गया, दिस इज एच। एच हाइट ऊपर उठाया गया है और ये चौड़ाई जो सड़क की थी पहले वो कितनी थी, डी। बच्चों एच बाई डी इक्वल टू दिस मच वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बच्चों इस एक्सप्लेनेशन में मैंने फ्रिक्शन फोर्स को अवॉइड किया है, फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट करते हुए ये डेरिवेशन आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगर फ्रिक्शन फोर्स और बैंकिंग एंगल दोनों को कंसिडर किया जाए तो क्या एक्सप्रेशन यहाँ के अंदर आएगा। बच्चों अगर बैंकिंग एंगल और फ्रिक्शन दोनों को एक साथ कंसीडर किया जाए तो क्या होगा। ऐसे केस में बच्चों पूछा जाता मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी क्या होगी। अगर बैंकिंग एंगल और फ्रिक्शन दोनों को कंसीडर करके बच्चों डेरिवेशन किया जाए तो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन ये आता है, सेफ मोशन के लिए वेलोसिटी शुड बी लेस और इक्वल टू दिस मच, दैट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा जी आर मल्टीप्लाइड बाई म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वेलोसिटी शुड बी लेस और इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इक्वल टू दिस वैल्यू। ये इक्वेशन उस समय के लिए है जब बैंकिंग एंगल और साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स दोनों को कंसीडर किया गया हो तब, जहां जी का मतलब आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बैंक रोड एंड म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कह लीजिए। टेन थीटा में थीटा यहाँ बैंकिंग एंगल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसके पैरामीटर्स है, इसको ध्यान रखिएगा।